नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर जो आपकी सेकंड बुक है या सेकंड पार्ट है, जिसका नाम है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मैंने आपको करा रखी है और आपकी एमसीक्यूज सीरीज़ आज से हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपकी थर्मल फिजिक्स है वो तो आपकी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है ना, विदाउट एनी कॉस्ट है। और जो आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पार्ट बी है ये आपकी पेड बैच में रखी गई है, जिसके लिए आपको यदि आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर। तो वहाँ से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आपकी सारी यूट्यूब पर रहेगी, ठीक है जी। तो आइए कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से है ना हम एमसीक्यूज़ करते हैं इसके, और सारे एमसीक्यूज़ आपके है ना यूनिट वाइज हम करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो आप जानते हैं, ठीक है जी, 4 यूनिट है इस बुक में। तो फर्स्ट यूनिट जो है आपकी डीसी एंड एसी सर्किट्स, उसके एमसीक्यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन होगा फर्स्ट यूनिट का, ठीक है जी। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है R, ठीक है जी। एक इंडक्टेंस है L यानी कि प्रेरकत्व। इज जॉइंड, दोनों को जॉइन कर दिया जाता है एक बैटरी के साथ, जिसका EMF यानी कि विद्युत वाहक बल कितना है, कैपिटल V वोल्ट। तो आपसे कहा स्टेडी करंट की है ना वैल्यू आप बताएं। तो करंट की वैल्यू बताने के लिए आप जानते हो V और L जोड़ रखा है, ठीक है जी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ओम्स लॉ, है ना, पढ़ा है ना। तो I बराबर होता है V/R, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। I बराबर V/R, क्लियर है। V क्या है, वोल्टेज है, और R क्या है, आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो, द टाइम कांस्टेंट ऑफ CR सर्किट, ठीक है जी। यदि आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जिन स्टूडेंट्स ने इस बुक की थ्योरी नहीं पढ़ी है वो एमसीक्यूज़ बाद में करें, है ना, पहले थ्योरी पढ़ें। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यूज़ बहुत आसान हो जाते हैं, है ना, बहुत बेसिक लगने लगते हैं, बहुत ईजी लगने लगते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट एमसीक्यूज़ करते हैं तो फिर क्या है, चीज़ें है ना डायरेक्ट समझ में नहीं आती हैं ऐसे, तो वो रटनी पड़ती है एक तरीके से। तो आप पहले क्या करें, पहले थ्योरी पढ़ें। पार्ट ए में भी मेरा सजेशन यही है और पार्ट बी में भी। तो देखो कह रहा है टाइम कांस्टेंट ऑफ CR सर्किट। तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में ही, CR सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या होता है, CR या RC होता है, ठीक है जी। ये क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, क्लियर है। तो RC क्या है या CR क्या है, टाइम कांस्टेंट ही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, स्क्रीन पर आपके सामने होगा, लिखा है टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट। तो LR सर्किट में टाइम कांस्टेंट बताओ। तो LR सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है L/R, ठीक है जी, टाइम कांस्टेंट होता है ये आपने पढ़े होंगे ग्रोथ ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट में, ठीक है जी। और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में CR या RC वाला टाइम कांस्टेंट पढ़ा होगा, ठीक है जी। तो L/R किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है जी। थर्ड का क्या हो जाएगा, ए, क्लियर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है, एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, एक जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है जी, वो क्या नापता है। तो आपको पता होना चाहिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, चार्ज को नापता है, यानी कि आवेश को नापता है, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चार्ज। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर चार्ज को नापता है, आवेश को, ठीक है, क्लियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जो कंडीशन है ऑसिलेशन की LCR सर्किट में वो क्या है, ठीक है जी। तो LCR सर्किट में ऑसिलेशन की जो कंडीशन है, ठीक है जी, दोलन की,
या ओसिलेशन कह दे चाहे ओसिलेटरी कह दे, हिंदी में कहेंगे दोलन, वो होती है r²/4l² लेस देन होता है 1/LC के। ठीक है जी, ये वाला आपको याद रखना है। तो r की टर्म में निकालना हो तो r बराबर क्या आएगा, ये 4l² इधर पहुँचा दो अपॉन LC, तो r लेस देन या जगह 2 है ना, बल्कि अभी तो ऐसे ही रखो, अंडर रूट तो बाद में लेंगे, पहले तो r² है ना, तो ये बचेगा आपका 4l/C और स्क्वायर रूट ले दो दोनों तरफ, तो क्या बचेगा, ये 4 का 2 बाहर आएगा है ना, √l/C। r कम होना चाहिए 2√l/C से। क्लियर है? तो इस तरीके से है ना आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे इसे, r कम होना चाहिए 2√l/C से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। क्लियर है? और ये ऊपर वाली जो कंडीशन मैंने फॉर्मूला लिखा था वो भी आपको याद रखनी है, क्या बता वो पूछ ले। ठीक है जी, तो ये सब बातें आपने पढ़ी थी LCR सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। जो टाइम पीरियड है किसका, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस का, वो कितना होता है। ठीक है जी, तो जो टाइम पीरियड है वो पूछा है, तो मैं आपको बता दूं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π अंडर रूट, है ना, ये वाला 1/√LC है ना। तो फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड की अपोजिट, तो टाइम पीरियड क्या आएगा 1/फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड निकालना है तो इसका पलट दो बस ऐसे, तो 2π अंडर√LC, टाइम पीरियड इतना आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति। एल आपको बताया प्रेरक तो है, यानी कि इंडक्टेंस। SC क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, कर लोगे। इसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो लिखा है द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट। तो अभी तो लिखा है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2π अंडर√1/LC, ये तो लिखा था अभी। ठीक है जी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी LC सर्किट की ही होती है, तो इसका ए आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 था ये, आसान है क्वेश्चन, है ना। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, तो लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, और करंट I है, फ्लोइंग थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में फ्लो हो रहे हैं इन एन AC सर्किट, जिसमें AC सर्किट है, R गिवन बाई, तो V बराबर दे रखा है 5 cos ωt। ठीक है जी, वोल्ट, और I बराबर दे रखा है आपको 2 sin ωt। ठीक है जी, एम्पियर। तो पावर डिसिपेटेड पूछ रहा है सर्किट में, ये इंस्ट्रूमेंट में कितनी होगी, यानी पावर। ठीक है जी, तो पावर का फॉर्मूला होता है, ये तो आपने 12th में पढ़ा होगा, P बराबर है ना VI और इंटू cos phi। ठीक है जी, VRMS रहता है, IRMS रहता है, cos phi रहता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 12th में भी, है ना। क्लियर है? ये पावर डिसिपेटेड है, यानी 6 शक्ति, तो VRMS यही है ना, ये जो रहता है, और IRMS यही है। क्लियर है? तो वैल्यू इनकी क्या रखनी, VRMS है ना, IRMS, इनकी दोनों की वैल्यू रख सकते हो, ये वाली दोनों रख सकते हो, लेकिन कौन सा सर्किट है, ठीक है जी, AC सर्किट है। क्लियर है? और V और I की बात हो रही है, तो V और I जो है ना, वोल्टेज और करंट है ना, वोल्टेज करंट इस एक्सिस पर, वोल्टेज इस एक्सिस पर, तो दोनों के बीच जो फाई है वो कितना होता है 90 डिग्री। क्लियर है? तो कोस 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि फाई बराबर क्या है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस जो है, कलांतर जो है वो कितना है 90 डिग्री। क्लियर है? तो कोस 90 तो 0 होता है, तो P बराबर क्या आएगा 0 आएगा, कोस 90 0 होता है। ठीक है जी, क्लियर है? तो
तो पावर जो सर्किट में डिसिपेटेड होगी यानी नष्ट होगी, क्षय होगी, वो आपकी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। तो इसका ए आ जाएगा, 8th का ए। क्लियर है जी? स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा उसने द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस। ठीक है जी, प्योर इंडक्टेंस में एवरेज पावर डिसिपेशन कितना होगा? तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, बाकी चाहो तो मैं इसका डेरिवेशन भी आपको करके दिखा दूँ। आप जानते हो v बराबर, क्योंकि डेरिवेशन करके दिखा दूंगा तो माइंड में सेट हो जाएगा कि कैसे होता है। एवरेज पावर डिसिपेशन आपको बताना है, यानी कि पी एवरेज। ठीक है जी, ये निकालना है आपको, और किसके लिए? प्योर इंडक्टेंस के लिए। क्लियर है? तो प्योर इंडक्टेंस जब सर्किट में लगा हो इस तरीके से, ठीक है जी, तो आपको पावर डिसिपेशन निकालना है। ठीक है जी, ये V है, V बराबर होता है V नोट साइन ओमेगा टी। ये आपका इंडक्टेंस है प्योर, है ना। क्लियर है? तो V बराबर होता है V नोट साइन ओमेगा टी। I बराबर होता है, देखो जब केवल इंडक्टेंस लगा हो, ठीक है जी, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो π/2 होता है। क्लियर है? वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2। तो I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। करंट पीछे रहता है ना, वोल्टेज से 90 डिग्री, जब क्या लगा हो? L लगा हो। ये तो 12th की बात है, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है, वहाँ भी आप ये चीज़ें देख सकते हो। तो इसमें I बराबर क्या आएगा? माइनस कॉमन ले दो, और साइन में माइनस कॉमन दोगे तो आपको बताया साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। एंगल में माइनस लोगे तो बाहर आ जाता है, तो हो जाएगा I नॉट माइनस के साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। तो I बराबर हो जाएगा माइनस का I नोट साइन 90 माइनस में चेंज होगा तो कोस में चेंज हो जाएगा, कोस ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर है जी? तो ये V में है इक्वेशन, है ना, और ये I में है। पावर निकालनी है आपको, तो एवरेज पावर तो आपको पता है, पहले P निकाल लो। ठीक है जी, P बराबर आप जानते हो VI होता है। क्लियर है ना? तो VI, V की वैल्यू रख दो। V की वैल्यू है आपकी ये रही, V नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर है जी? और इंटू I की वैल्यू रख दो, माइनस शुरुआत में लिख दूँ I नोट कोस ओमेगा टी। तो ये P आ गया। क्लियर है जी? देखो एवरेज पावर निकालेंगे, लेकिन पहले DW निकाल लो, उसके लिए DW की ज़रूरत पड़ेगी। तो DW बराबर होता है भाई, P बराबर होता है DW अपॉन DT, वर्क अपॉन टाइम होता है ना पावर, और स्मॉल के लिए बात करें तो DW अपॉन DT। तो DW बराबर क्या आएगा? P इंटू DT। तो DW क्या आएगा? P की वैल्यू रखो, माइनस का V नोट साइन ओमेगा टी, I नोट क्या आएगा? कॉस ओमेगा टी और इंटू DT। ठीक है जी? तो इस तरीके से क्या है, ये DW है आपका। ठीक है जी? तो DW यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का V नोट I नोट साइन ओमेगा टी और इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये DW आ गया। एवरेज पावर निकालनी है आपको, तो देखो एवरेज पावर निकाल लो, P एवरेज। तो एवरेज पावर पता है कैसे निकलती है? देखो टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है एवरेज, ठीक है जी, और 0 टू T, है ना, और ये आ जाएगा P। क्लियर है? P इंटू DT। क्लियर है? क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, ऊपर क्या रहता है? वर्क अपॉन में टाइम। तो अपॉन में टाइम है नहीं, और ये P इंटू DT, P इंटू DT वर्क है ना, ठीक है, DW है ना। इंटीग्रल क्यों करा? क्योंकि स्मॉल वर्क को ख़त्म कर सको, इंटीग्रल करके कंप्लीट वर्क आ जाता है। क्लियर है? और लिमिट है 0 टू T, यानी एक साइकिल के लिए आप बात कर रहे हो, एक चक्र के लिए।
तो इसे आप कैलकुलेट करके 0 ही आ जाएगा। चाहो तो चलो मैं करके दिखा दूँ। तो 0 to t, ठीक है। तो यहाँ p की आप वैल्यू रख दो। p की वैल्यू आपको पता है ये रही है ना, क्लियर है। या आप यहाँ पे p dt ना लिख कर dw लिख लो, ठीक है, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम होता है तो dw की डायरेक्ट वैल्यू आपके पास है, क्लियर। और यहाँ इंटू में dt था, यहाँ dt और लिख लो। तो dw की आप वैल्यू रखो, क्या आ जाएगा माइनस का। तो देखो माइनस तो बाहर है तो यहाँ लगा लूँ माइनस, और ये आ जाएगा v नोट आई नोट, ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा करेक्शन और कर लो। आप एक काम करो, 1/2 से है ना डिवाइड कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा 2 sin ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी। ये क्या होता है, ये होता है sin 2 ओमेगा टी और इंटू डी टी, क्लियर है जी। sin 2 थीटा का एंगल वो फॉर्मूला बन गया। तो अब आप लिख सकते हो 1/2 बाहर ले आऊँ माइनस का, और ये v नोट आई नोट sin 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है जी। तो देखो माइनस का 1/2t और v नोट आई नोट बाहर आ जाएंगे, और साइन का करोगे तो होता है साइन का माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस 2 ओमेगा टी, ठीक है जी, अपॉन 2 ओमेगा। इंटीग्रल तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, इंटीग्रल तो आप जानते हो। तो बचेगा 1/2t v नोट आई नोट, ये 2 ओमेगा भी अपॉन में बाहर ले आओ, और ये हो जाएगा कोस 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस कोस 0, क्लियर है। देखो P एवरेज बराबर 1/2t v नोट आई नोट अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, तो ये टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो ओमेगा की जगह रखो आप 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस कोस 0, तो टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो पी एवरेज आपका आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो वी नोट आई नोट अपॉन 8 पाई, क्लियर है। ये हो जाएगा कोस 4 पाई माइनस कोस 0। आप देखो कोस 4 पाई क्या होता है, ये बचेगा वी नोट आई नोट अपॉन 8 पाई, कोस 4 पाई 1 होता है, कोस 0 भी 1 होता है, तो पी एवरेज कितना आया 0 ना गया, ठीक है। अब आप इसे भूलेंगे नहीं क्वेश्चन को, है ना, डायरेक्ट आपको याद रखने में थोड़ी समस्या हो सकती थी, तो समझ गए। तो पावर डिसिपेशन जो है प्योर इंडक्टेंस वाले सर्किट में कितनी होती है 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखो स्क्रीन पर आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या कहा, देखो ये कहा हॉट वायर एमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। देखो एमीटर्स आपको पता है करंट को नापते हैं, तो हॉट वायर वाले एमीटर, तो वायर जब हॉट होंगे तो इसका मतलब है ये वायर में करंट फ्लो होता है, तो वायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें वायर क्या शो करता है हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट जो है चाहे एसी करंट हो चाहे डीसी करंट हो, दोनों ही प्रकार के करंट हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। और हॉट वायर्स यूज किए जाते हैं किसमें, एमीटर्स में, ठीक है जी। तो आप खुद बताओ क्या आएगा भाई, एसी हो चाहे डीसी हो, हॉट वायर एमीटर्स दोनों प्रकार के करंट को नापेगा, तो यानी फोर्थ इसका 10th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ एसी एंड डीसी, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने क्या कहा, एक रेजिस्टर है यानी कि प्रतिरोध है, ठीक है जी, एक प्रतिरोध है, एक इंडक्टर है यानी कि एक प्रेरकत्व है, एक कैपेसिटर है, सारे जुड़े हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में एसी पावर सप्लाई से, ठीक है जी। तो आपसे क्या कहा, देखो इस तरीके से जुड़े हैं,
मैं आपको डायग्राम में बना के दिखा दूँ। एक रजिस्टर कह दो, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, इस तरीके जुड़े हैं सारे के सारे AC सर्किट से। ठीक है जी, ये क्या है? AC सर्किट, AC सोर्स है ये ना। और क्या कहा, जो वोल्टेज है ना एक्रॉस दैम, उनके सिरों के बीच वो पाया जाता है 80 वोल्ट। तो पहले 80 वोल्ट दे रखा है, पहले रजिस्टर की बात की थी। तो रजिस्टर के जो सिरों के बीच है वोल्टेज VR, वो कितना दे रखा है? 80 वोल्ट। ये L है, तो बाद में L की बात की थी, तो VL कितना दे रखा है? 30 वोल्ट। और ये C है, तो VC कितना दे रखा है आपका? 90 वोल्ट। इस तरीके से आपसे पूछा है ये बताओ V कितना होगा? पावर सप्लाई जो वोल्टेज है वो कितना होगा? तो V इन तीनों से तो मिलके बना है, और V का फॉर्मूला आपने 12th में पढ़ लिया था, √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। 12th में था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है आपके लिए। V बराबर हो जाएगा VR का स्क्वायर, तो यानी 80 का स्क्वायर प्लस VL आपका, या डिफरेंस लेते हैं है ना, दोनों का जो बड़ा रहता है उसमें छोटा वाला घटाते हैं। VL 30 है और VC आपका 90 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो V बराबर है, ठीक है, ये हो जाएगा 6400 प्लस ये बचेगा 60 का स्क्वायर 3600। तो ये V बराबर बचेगा √, ठीक है जी, 10,000 बचेगा। क्लियर है? ठीक है जी भाई, 100 हो जाएगा और 2 जीरो और, तो बाहर निकल जाएगा 100 वोल्ट। कितना आएगा? 100 वोल्ट। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। 100 वोल्ट इसका सही आंसर है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर होगा, पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा एन AC वोल्टेज सोर्स, AC वोल्टेज सोर्स है, ठीक है जी, E बराबर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 E बराबर है आपका 200 sin 100t, ठीक है जी। इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सर्किट कंटेनिंग एन AC एमीटर एंड ए कैपेसिटर दे रखा है जिसका कैपेसिटेंस कितना है? 1 माइक्रोफैरड, ठीक है जी। कैपेसिटेंस दे रखा है 1 माइक्रोफैरड, तो C दे रखा है। क्लियर है? और फिर क्या कहा, रीडिंग बताओ एमीटर की। तो एमीटर क्या नापता है? एमीटर तो करंट नापता है, करंट बताना है। क्लियर है? यानी IRMS। और ये जो है आपका, ये दे रखा है, देखो इसकी कंपैरिजन कर लो, E बराबर E0 sin ω t से, तो आप पाएंगे E0 बराबर क्या होगा? 200 √2, ठीक है जी। और ये √2 अपॉन में ले जाओ, E0 अपॉन √2 बराबर 200, और आप जानते हो ERMS बराबर होता है E0 अपॉन √2। तो ये ERMS बराबर क्या आएगा? 200 वोल्ट आ जाएगा ना। क्लियर है? कंपैरिजन करके। और आपका जो ओमेगा है, कंपैरिजन करो, ओमेगा बराबर कितना है? 100। ओमेगा कितना है आपका? 100। तो आप क्या करेंगे, तो आपको निकालना IRMS। तो फॉर्मूला आपको पता है, फ्रॉम IRMS बराबर है ERMS अपॉन, ठीक है जी, I बराबर V अपॉन R होता है ना, ठीक है जी। R की जगह यहाँ क्या आएगा? XC। क्लियर है? क्योंकि कैपेसिटर है यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से IRMS निकाल दो। तो IRMS बराबर है ERMS मैंने निकाल दिया 200। XC कितना है? XC होता है 1 अपॉन ω/c, ठीक है। बाहर की थोड़ी आवाज़ आ रही है, उसे थोड़ा अवॉइड कीजिए ना। तो यहाँ देखो 200 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा क्या है? ओमेगा है आपका 100, और C कितना है? तो C आपका ये लिखा 1 माइक्रोफैरड, तो 1 × 10⁻⁻6 फैरड, तो यह आ जाएगा 10⁻⁻6। क्लियर है? तो ये बचेगा आपका 200, ये 10⁻⁻4 बचेगा, ऊपर ले जाओगे तो 10⁻+4 बचेगा, और ये बचेगा आपका 2 × 10⁻²।
ठीक है जी, बल्कि ऊपर जाके तो पावर 6 हो जाएंगे ना, जुड़ जाएंगी पावर, नहीं घटनी चाहिए। हाँ 2 ऊपर है तो 2 यहाँ है, हाँ माइनस के 2 बचेंगे। क्लियर है? तो इसे ऐसे कर लो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 और -3 10 की पावर -3 होता है मिली, तो मिली एम्पियर। तो करंट क्या आया 20 मिली एम्पियर है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? 20 मिली एम्पियर इसका आंसर है। कर लो इसे नोट, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी। एक्सी क्यों आया? क्योंकि कैपेसिटर जुड़ा है, इंडक्टेंस होता तो एल आ जाता। ठीक है जी, और केवल रेजिस्टेंस होता तो आर आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 12 था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने होगा, पढ़ें और करने का प्रयास करें क्योंकि ये तो बहुत आसान है। लिखा है द कोर यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में जो कोर यूज की जाती है, कोर कहते हैं जैसे इंग्लिश में, और दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस जो होती हैं है ना, वो क्यों यूज की जाती है। तो आपने पढ़ा होगा, जब ट्रांसफार्मर पढ़ा आपने अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में 12th में, तो आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर के साथ साथ एडी करंट्स। ठीक है जी, यानी भंवर धाराएं। तो एडी करंट्स क्या होते हैं, वे करंट हीट को लॉस कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एडी करंट मतलब बुरे होते हैं। वो करंट क्या करते हैं, पावर को कम कर देते हैं, हीट के रूप में नष्ट हो जाती है पावर। तो एडी करंट्स को हटाने के लिए कोर का यूज किया जाता है। लिखा है 4th ऑप्शन देखो, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस इन द कोर। कोर में है ना जो एडी करंट होते हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए, एडी करंट को कम करने के लिए, यानी कि भंवर धाराओं को घटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और मैग्नेटिज्म क्यों घटाएंगे, तो सी ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 14। देखो 14 में कहा बैंड विड्थ बताओ सीरीज रेजोनेंट सर्किट की। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो बैंड विड्थ है, बैंड विड्थ वो क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी का रेशो वो होता है डिफरेंस F2 माइनस F1 या FH माइनस FL, हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी। तो किन्हीं दो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है उसे आप बैंड विड्थ कहते हैं। क्लियर है? और सीरीज रेजोनेंट सर्किट में जो ये बैंड विड्थ होती है, ठीक है जी, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट में जो बैंड विड्थ है आपकी, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है R/2πL। ठीक है जी, बैंड विड्थ का। ठीक है जी, आप याद रखेंगे R/2πL, है ना। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 14 था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, स्क्रीन पर आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में द बैंड विड्थ, इस बार सीरीज रेजोनेंट सर्किट नहीं है, इस बार कौन सा सर्किट है। ठीक है जी, देखो क्या दे रखा है, रेजोनेंट सर्किट कौन सा है इस बार, पैरेलल वाला। तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद रखना है F0/Q0, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है जी, बैंड विड्थ F0 जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है और Q0 है आपका क्वालिटी फैक्टर। ठीक है जी, क्या है, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है जी, और ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी कौन सी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं अनुनादी आवृत्ति, और ये है गुणता कारक, हिंदी में से गुणता कारक कहते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से है ना, आपके 15 क्वेश्चन मैंने करा दिए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं और ये सीरीज आपकी जारी रहेगी। क्लियर है? बाकी आप यदि थ्योरी का सेक्शन पढ़ना चाहते हैं और पेड बैच में ऐड होना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं पेड बैच, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है 8755982014, इस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।